हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। आइए दोस्तों, हम कंटिन्यू हमारी क्लास को आगे लेते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने मध्य प्रदेश एडीपीओ एग्ज़ाम की तैयारी पर लगे हुए हैं और यहाँ पे अभी अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर चुका है। दोस्तों, ये हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट होगा जो कि आपकी एग्ज़ाम 5 दिसंबर 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास गिनती के शेष दिन रह गए हैं। जिन्हें जितनी जल्दी हो सके आप प्रैक्टिस सेट को सभी को कंप्लीट करिए। और साथ ही इससे पहले दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश एडीपीओ के जो पुराने ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें भी दोस्तों हमने 93 से लेकर 2016 तक के उन्हें भी अपलोड किए हुए हैं। यदि आपको ढूंढने में कठिनाई आती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वो सारे वीडियो भी आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, प्ले लिस्ट के माध्यम से या अपने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके सारे आपको लिंक दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि एग्जाम में हमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, हमको प्रैक्टिस सेट जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा और पुराने ओल्ड पेपरों को लगाना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। आइए दोस्तों, हम इसी को स्टार्ट प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बात करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 64A के प्रयोजनों के लिए परीक्षा का अर्थ का वही अर्थ होता है जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा वो कौन सी धारा है, इस बारे में बात करती है। दोस्तों, यदि आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि इसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले और जल्दी से आप इस वीडियो को देखें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, धारा 51, धारा 52, धारा 53, धारा 54। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 53। दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीआरपीसी की धारा 199(2) के अधीन 199 क्लोज 2 के अधीन संचित मामले में जो निर्णय दिया जाता है वो ये धारा 237 के अंतर्गत ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील होती है। तो वो अपील का क्या आधार होता है? दंडादेश के विरुद्ध होती है, जुर्माने के विरुद्ध होती है, प्रतिकर के विरुद्ध होती है या दंड की अपर्याप्तता पर होती है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है प्रतिकर के विरुद्ध होती है। सही ऑप्शन दोस्तों, प्रतिकर के विरुद्ध अपील का आधार ये होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीआरपीसी के अंतर्गत जमानत बंधपत्र के संबंध में जो शर्त लगाई गई थी, हमारा अध्याय 33 इस बारे में बात करता है। लगाई गई थी यदि अभियुक्त नहीं आता है तो क्या कार्रवाई की जाती है? इस संबंध में प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? सीआरपीसी की धारा 436 से 450 तक, 440 से 448 तक, 440 से 449 तक, 440 से 450 तक। दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 440 से 450 तक इस बारे में प्रावधान दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 436 से 450 तक में धारा 438 के सिवाय को छोड़कर जमानत कब और किस प्रकरण पर लागू होती है? विचारण के दौरान होती है, निर्णय के पहले होती है, आरोप लगने से निर्णय तक में होती है या आरोप पत्र पेश होने से निर्णय तक? तो इसका भी सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आरोप पत्र पेश होने से निर्णय तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, दंड प्रक्रिया संहिता में समन, वारंट और जमानत के संबंध में विभिन्न प्रारूपों को कहाँ बताया गया है? इनसे संबंधित धाराओं में, पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में, आपराधिक नियमावली एवं आदेशिका में। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दूसरी अनुसूची में इनको प्रारूप के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 437 में अजमानती अपराध में अभियुक्त को न्यायालय छोड़ देगी यदि विश्वास करने का उचित आधार है कि इसने अपराध नहीं किया है, परंतु न्यायालय द्वारा ऐसा छोड़ना किस प्रकरण पर होता है? छोड़ तो देगी, लेकिन ऐसा कौन सा प्रकरण है कि वो आरोप विचित करने के दौरान छोड़ेगी, विचरण के दौरान छोड़ेगी, साक्षी के दौरान, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी प्रकरण पर नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन धारा 167 के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा के संबंध में क्या सही है? कम से कम 1 दिन की अभिरक्षा 10 दिन से अधिक नहीं होगी, कम से कम 10 दिन की होगी या कम से कम 15 दिन की होगी? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 1 दिन की यानी 24 घंटे की होगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
8, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 362 में निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ति लागू होती है? फंक्शन ऑफी, फंक्शन ओनी फंक्टियस ऑफिस, फंक्टियस ऑफिस या फंक्टियस ऑफिसियो। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 305 किस अपराध पर लागू नहीं होती? छल पर, कूट रचना पर, कूट करण पर या इन सब पर लागू होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इन सभी पर लागू होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 सीआरपीसी का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि जांचों और विचारण में दंड न्यायालयों की आधिकारिकता के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय में उपबंध किया गया है? दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि डायरेक्ट हमें अध्यायों को भी याद रखना है, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूची हैं और कुल कितनी धाराएं हैं। ये दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे सीआरपीसी में पूछा गया है किस अध्याय का संबंध विचारण और दंड न्यायालयों की आधिकारिकता के संबंध में है। ठीक है, तो अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 14, अध्याय 15। तो दोस्तों अध्याय 13 इस बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, तो अध्याय, धारा, कितनी धारा, कुल कितनी अध्याय और कितनी अनुसूचियां हैं, ये सब कुछ हमें याद होना जरूरी है। इनसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। आइए आगे फिर देखेंगे, हम चलते हैं आगे कंटिन्यू। अब अगला एक्ट हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मृत्युकालिक घोषणा का क्या प्रारूप है? मृत्युकालिक घोषणा का क्या प्रारूप है? ये तात्विक है, ये तत्वहीन है, ये केवल लिखित में होना चाहिए, ये केवल मौखिक होना चाहिए? तो मृत्युकालिक घोषणा का जो प्रारूप है दोस्तों वो तत्वहीन है। ऑप्शन नंबर बी तत्वहीन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 में पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया कथन कब साबित किया जा सकता है? आपराधिक मामले में किया जा सकता है, सिविल मामले में, या दोनों में नहीं किया जाता, या दोनों में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन दोस्तों सिविल मामलों में किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान लागू होते हैं लोक कार्यालयों पर, प्राइवेट कार्यालयों पर, ए और बी पर, ए या बी पर? तो 213 का सही ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पर ये धारा 16 के प्रावधान लागू होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपराधिक मामलों में संस्वीकृति और स्वीकृति के बीच जो अंतर उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में स्पष्ट किया? संस्वीकृति और स्वीकृति के बीच दोस्तों महत्वपूर्ण मामला, इस मामले में उच्चतम जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें मामले में स्पष्ट किया, वो कौन सा मामला है? पकला नारायण स्वामी बनाम एम्पायर, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, अग्नु नगेशिया बनाम बिहार राज्य, या हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य? तो संस्वीकृति और स्वीकृति के बीच जो मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया था वो है अग्नु नगेशिया बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सॉरी थोड़ा सा खराश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेष न्यायालय व विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन के संबंध में प्रावधान किस धारा में दिया गया है? विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन के संबंध में प्रावधान धारा 32 से 37 तक में है, धारा 33 से 38 तक में है, धारा 34 से 39 तक में है, धारा 35 से 40 तक में है? इसका सही ऑप्शन दोस्तों धारा 34 से लेकर धारा 39 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन देखते हैं। साक्ष्य में प्रस्तुत एक पंजीकृत विक्रय पत्र की एक प्रमाणित प्रति, साक्ष्य में प्रस्तुत एक पंजीकृत विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति मूल्य के निष्पादन उसके पंजीयन का सबूत होगी। केवल इस तथ्य की सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था। केवल निष्पादन की सबूत होगी, मूल्य के अभाव में किसी बात की सबूत नहीं होगी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल इस तथ्य की सबूत होगी मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो बात करता है कि एक बलात्कार के प्रकरण में विचारण के दौरान न्यायालय में उपस्थित एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष चाकू द्वारा अन्य व्यक्ति को उपहतिकारित करता है, उस पर हमला करता है और उसको चोट पहुंचाता है, तो वह न्यायाधीश के समक्ष ये घटना हुई है, एक साक्षी के रूप में परिचित किया जा सकता है। हाँ दोस्तों ऐसा किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि उक्त घटना का विचारण किसी उच्चतर न्यायालय में हो रहा है तभी किया जा सकता है, ऐसा नहीं। किसी उच्चतर न्यायालय के विशेष आदेश के अधीन ही साक्ष्य में बुलाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं। साक्ष्य में नहीं बुलाया सकता, बुलाया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सूचक प्रश्न किस धारा के अंतर्गत नहीं पूछे जा सकते। 142 के अधीन, 143 के अधीन, 154 या उपरोक्त सभी में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों कि इसमें सभी में पूछे जाते हैं, 143 में भी, 42 में भी और 54 में भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में कब संशोधन किया गया था? 2000, सन 2000 में, सन 2002 में, सन 2005 में, सन 2008 में। सही ऑप्शन दोस्तों 2005 हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, सन 2005 में इसमें संशोधन किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय साक्ष्य विधि का निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं नहीं, और हम समझ नहीं पाते हैं और यहाँ ऑप्शनों को हम गलत कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अनुसूचित साक्ष्य ग्रह मान्य नहीं है। अच्छी साक्ष्य सभी प्रकार के वादों में मान्य होती है। साक्ष्य विधि वो साक्ष्य विवादक तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए। साक्ष्य विवादक तथ्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसका दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, साक्ष्य विवादक तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए। ठीक है, इसी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए दोस्तों, जो हमारे 2 एक्ट कंप्लीट हुए, आइए तीसरे एक्ट की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण एक्ट हमारा भारतीय दंड संहिता 1860, क्वेश्चन नंबर 21, जो बात करता है कि रामलाल श्यामलाल को ये सोचते हुए कि वह मोहनलाल है, श्यामलाल को ये सोचते हुए कि वह मोहनलाल है, मार डालता है। रामलाल ने किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया है? आईपीसी की कौन सी धारा के अंतर्गत उन्होंने अपराध किया है? ठीक है, वो हत्या के इरादे से था। हत्या के इरादे से उसने श्यामलाल को ये सोचते हुए मोहनलाल है, मार डालता है। तो दोस्तों उसने 304 के अधीन अपराध किया, 304(2) के अधीन किया, 302 के अधीन या 301 के अधीन। तो दोस्तों अपराध उन्होंने जो किया वो हत्या का अपराध किया, धारा 302 के अधीन आने वाला अपराध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाई के पास वाई द्वारा बी पर लिखा हुआ 1000 रुपये का प्रत्यय पत्र है। 1000 रुपये का प्रत्यय पत्र है और बी से कपट के लिए ए 1000 रुपये में एक शून्य बढ़ा देता है। ए क्या करता है? ए उसमें 1000 रुपये में एक शून्य बढ़ा देता है, 1000 को 10,000 बना देता है और उस राशि को इस आश्रय से बना देता है कि बी इसे विश्वास करे कि वाई ने ऐसा ही पत्र लिखा था। तो ये ऐसा मामला भारतीय दंड संहिता की किस धारा से संबंधित है? 462, 463, 466, 464। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धारा 464 इस बारे में प्रावधान करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा मामला आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है? आवश्यकता के आधार पर बचाव से संबंधित है। आर बनाम आर्नल्ड, आर बनाम प्रिंस, आर बनाम डडले, आर बनाम बियर्ड। तो आवश्यकता के आधार पर संबंधित मामला जो है वो आर बनाम डडले का है दोस्तों। सही ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर चलते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में किस धारा में दंड विधि का प्रायश्चित का सिद्धांत अंतर्निहित है? धारा 70, धारा 72, धारा 74, धारा 75। सही ऑप्शन दोस्तों धारा 74 में प्रायश्चित सिद्धांत को अंत शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में 5 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। 5 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 325 में अधिकतम कारावास 7 वर्ष है। ऐसा मजिस्ट्रेट अभियुक्त को जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम पर करने पर अधिकतम कारावास दे सकता है। 30 माह, 15 माह, 12 माह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। आजीवन कारावास का अर्थ निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था?
आजीवन कारावास का अर्थ निम्नलिखित में से किस बात में अभी निर्धारित किया था? श्याम विनायक गोडसे बनाम राज्य में, कृष्णा विनायक गोडसे बनाम राज्य में, गौतम विनायक गोडसे बनाम राज्य में, या गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य में? तो गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य के मामले में दोस्तों आजीवन का अर्थ के बारे में बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई थी। याद रखिएगा, गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य में। 26 का डी सही होगा। आइए 27 को देखते हैं। एक महिला का विधिपूर्ण संरक्षता में से अपहरण कारित किया जाता है, किडनैपिंग की जाती है यदि वह 16 वर्ष से अधिक है, 16 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है और 21 वर्ष से कम है। दोस्तों यदि वो कोई लड़का है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, लड़का है तो 16 वर्ष से कम होना चाहिए, और लड़की है तो 18 वर्ष से, महिला है तो 18 वर्ष से कम होना चाहिए। ये बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही होगा। 18 वर्ष से कम है तो ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 18 वर्ष से कम महिला और पुरुष के लिए 16 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में जुर्माना देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो उपबंधित है? किस धारा? धारा 63, धारा 65, धारा 67, धारा 69। इसका सही ऑप्शन नंबर सी धारा 67। आइए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आईपीसी का। एक स्त्री को शोभित करने के इरादे से उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है। उसके चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा देता है। ए ने अपराध किया है। आपराधिक बल प्रयोग करने का, हमला करने का, सदोष अवरोध का, मानहानि का। दोस्तों उसने ऐसा अपराध उस महिला पर हमले का किया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ 29 का सही होगा, बी हमला। ए ने हमला किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 30वां देखते हैं। ए ने 12वीं की जाली मार्कशीट के आधार पर बीए एलएलबी परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन किया। जाली मार्कशीट के आधार पर बी ने और एलएलबी में बैठने का आवेदन किया, किंतु आरंभ होने के पूर्व जाली मार्कशीट पकड़ ली जाती है। परीक्षा से पूर्व ही वो जाली मार्कशीट पकड़ ली जाती है। इन्हें अपराध किया, छल की तैयारी की, छल के प्रयत्न किया या कोई नहीं किया। दोस्तों उसने ये कार्य को करने जा रहा था तो उसने इसका प्रयत्न किया, ये समझा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर छल का प्रयत्न का सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985। आइए क्वेश्चन नंबर 31। अधिनियम में किसी सोफक औषधि या मन प्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए सामान्यतः कितना दंड है? 1 वर्ष या 20,000 रुपये तक, 2 वर्ष या 20,000 रुपये तक, 3 वर्ष तक या 20,000 रुपये तक, 5 वर्ष तक या 20,000 रुपये तक। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष या 20,000 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी कोई उपभोग करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध से संबंधित धारा में दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा की सख्ती को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी? ऐसी कौन सी धारा है जो ठीक है सख्ती प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी? धारा 436, 437, 438, 439। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी धारा 439 नहीं समझी जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अधिनियम में अभियोजन से उन्मुक्ति देने की सख्ती किस धारा में बताई गई है? उन्मुक्ति देने की सख्ती किस धारा में बताई गई है? धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों धारा 64 के अंतर्गत सख्ती बताई गई है। धारा 64 सही होगा। आइए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को देखते हैं। इस अधिनियम के अनुसार कुछ मामलों में सबूत का भार किस धारा से संबंधित नहीं है? धारा 3 से, धारा 4 से, धारा 5 से, उपरोक्त सभी से सही है। तो इस नियम में दोस्तों सबूत का भार के संबंध में धारा 5 इस बारे में नहीं है। कौन सी धारा? 5 सही ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम के अधीन यदि स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के कितनी अवधि के भीतर हो जाती है
तब वहाँ संपत्ति अन्य को अंतरित का प्रावधान है। अन्य से मतलब है दोस्तों यदि उसके करीबी नातेदार जैसे उसके बेटा बेटी पुत्र पुत्री है हो गए हों उन्हें, और या फिर उसके माता पिता को पुत्र पुत्री नहीं है तो माता पिता को ये दोस्तों अंतरित हो जाती है। ठीक है, इस बारे में पूरा प्रावधान किया गया है दहेज प्रतिशत अधिनियम में। और दोस्तों यदि हम बात करें तो वो 7 वर्ष की अवधि के भीतर प्राकृतिक से भिन्न की किसी स्थिति में यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दहेज मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसा जो है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही होगा, 7 वर्ष के अंदर भीतर। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005। दोस्तों यदि मैं आपको हर क्वेश्चन समझाने लगूं तो ये वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चनों पर डायरेक्ट ऑप्शन लगवा रहा हूँ। इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट प्रथम सुनवाई दिनांक नियत करेगा। आवेदन प्राप्ति से 1 दिन से परे नहीं होगी, 2 दिन से परे नहीं होगी, 3 दिन से परे नहीं होगी या 5 दिन से परे नहीं होगी। तो 2 दिन से परे नहीं होगी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा विशेष में किसको लोक सेवक नहीं माना गया है? संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदायकर्ता, इन सभी को माना गया है। अर्थ इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी, पुलिस अधिकारी को इसमें लोक सेवक नहीं माना गया है। बाकी संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदायकर्ता ये दोनों इससे संबंधित हैं, इनको माना गया है। इस एक्ट में सिर्फ ध्यान रखिएगा, इस एक्ट घरेलू हिंसा में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 का क्वेश्चन नंबर 39। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका प्रावधान नहीं है? निर्देश का, पुनरीक्षण का, पुनर्विलोकन का, उपरोक्त में से कोई का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है, किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि इस अधिनियम में विशेष न्यायालय को वही प्रावधान लागू होंगे जो मजिस्ट्रेट के संबंध में लागू होते हैं, परंतु ये कब होगा? जब सेशन विचारण करना ठीक नहीं समझता तब, जब वारंट विचारण करना ठीक नहीं समझता तब, जब संक्षिप्त विचारण करना ठीक नहीं समझता तब, जब समन विचारण करना ठीक नहीं समझता तब। दोस्तों ऐसी कंडीशन जब होगी जब संक्षिप्त विचारण करना ठीक नहीं समझता तब, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41। इस अधिनियम में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अधीक्षण किसको निहित होता है? ये दोस्तों केंद्र सरकार को होता है, और वहाँ किसकी शक्तियों का प्रयोग करता है? तो वह करता है महानिदेशक, केंद्र सरकार, पदावित अधिकारी, पुलिस महानिदेशक की शक्तियों का प्रयोग करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 42 दवा देखते हैं। गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी का अधिनियम 1994 का क्वेश्चन 42 बात करता है इस अधिनियम में जो उपधारणा के संबंध में प्रावधान है, उसका संबंध किस से है? लिंग चयन के अवधारण से है, लिंग चयन के निवारण से है, लिंग चयन के प्रतिशेष से है, या प्रसव पूर्व निदान तकनीक से है? तो दोस्तों प्रसव पूर्व निदान तकनीक से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इस अधिनियम में आनुवांशिकी सलाह केंद्रों, आनुवांशिकी प्रयोगशाला आदि से संबंधित रजिस्ट्रीकरण का आवेदन किसको किया जाता है? समुचित सरकार, समुचित प्राधिकारी, सलाहकार समिति, रजिस्ट्रेशन अधिकारी। तो समुचित प्राधिकारी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अधिनियम में विनिमय बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? समुचित सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या बोर्ड को? तो विनिमय बनाने की शक्ति दोस्तों यहाँ पर प्राप्त है, वो है बोर्ड को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013 दोस्तों, इसे लाने का श्रेय इसी बात पर है जो कि विशाखा बनाम राजस्थान का मामला दोस्तों। इस बाद में एक भंवरी देवी महिला थी जो कार्यकर्ता थी आंगनवाड़ी की, इसने बाल विवाह दोस्तों, बाल विवाह नामक वो बाल विवाह को रुकवाने के लिए कार्य किया था और बाल विवाह रुक भी गया था। लेकिन उससे जो प्रभावित, जो प्रताड़ित, जो मतलब जो विरुद्ध वाले व्यक्ति थे, उन्होंने दोस्तों भंवरी देवी के साथ बलात्कार और अन्य ऐसी हरकतें की थी, जिसके मद्देनज़र इस एक्ट को लाया गया। और दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, विशाखा बनाम राजस्थान का मामला है ये। ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश राज्य भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, लेकिन सही ऑप्शन दोस्तों विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है। ठीक, सही ऑप्शन सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 46 देखते हैं।
इस अधिनियम में किस समिति में नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम आधी सदस्य महिलाएं होंगी? आंतरिक समिति में, स्थानीय समिति में, दोनों में या सहकारी समिति में? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आंतरिक समिति में कम आधी महिलाएं सदस्य होंगी। ठीक है, जो भी होंगी 4 में से 2 महिलाएं होंगी, 6 है तो 3 होंगी, जो भी होंगे उसमें आधी सदस्य कौन होंगे दोस्तों? महिलाएं होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम में लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद यदि समिति के समक्ष किया जाना हो तो कौन सा समिति के अध्यक्ष समक्ष परिवाद दर्ज नहीं किया जाएगा? किसके समक्ष नहीं किया जाएगा? स्थानीय समिति के दोस्तों किया जाएगा, आंतरिक समिति में भी किया जाएगा, अनुशासनात्मक समिति में नहीं किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही होगा सी, अनुशासनात्मक समिति में नहीं। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप 1967। अधिनियम की धारा 1(5) के संक्षिप्त नाम विस्तार के बारे में बात करती है और साथ ही 1(5) ये बात करती है कि भारत के बाहर भारत में स्थित किसी व्यक्ति पर, चाहे यानी राज्य सेवा में व्यक्ति चाहे कहीं पर भी हो, रजिस्ट्रीकृत पोस्ट चाहे वो कहीं पर भी हो, इन पर लागू होती है। तो ये लागू नहीं होती, तो भारत में भारत के नागरिकों पर ये क्लॉज लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, सरकार की सेवा में व्यक्ति चाहे कहीं पर भी हो लागू होता है, रजिस्ट्रीकृत पोस्ट पर भी लागू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत यहाँ पर होगा, इस पर लागू नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम में साक्ष्यों का संरक्षण धारा किस धारा में बताया गया है? 43, 44, 45, 46। धारा 44 इस बारे में प्रावधान करती है। धारा 44 में साक्ष्यों के संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बात करता है, इस अधिनियम में आरोपित व्यक्ति का निम्नलिखित में से क्या परिबद्ध किया जाता है? किसको जब्त किया जाए, परिबद्ध किया जाएगा? लाइसेंस को, पैन कार्ड को, राशन कार्ड को, इनमें से किसी को नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कोई को नहीं। आइए लोक संपत्ति को नुकसान दें अधिनियम 1984 को देखते हैं। इसका क्वेश्चन 51 बात करता है कि इस अधिनियम में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित नहीं किया गया है? रिश्ती को परिभाषित किया गया है, जो कि 425 के अंतर्गत आईपीसी की वही धारा वही अर्थ होगा। लोक संपत्ति को भी परिभाषित किया गया है, नहीं किया गया है तो नुकसानी को नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार उच्च न्यायालय कारण को लिखते हुए कितनी अवधि से भी कम की सजा दे सकता है? 6 माह से, 1 वर्ष से, 6 वर्ष से, 5 वर्ष से। सही ऑप्शन दोस्तों 1 वर्ष से कम की सजा दे सकता है कारण को लिखते हो। ठीक है, 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। आइए मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विषिन्नता निवारण अधिनियम 1979 का क्वेश्चन नंबर 53 बात करता है कि इस अधिनियम में परिभाषा खंड में परिभाषित है राइट टू वर्क, रिफ्यूज टू सर्विस, रिफ्यूज टू वर्क या ए और बी। तो सही ऑप्शन दोस्तों रिफ्यूज टू वर्क इसमें परिभाषित है। रिफ्यूज टू वर्क याद रखिएगा, नया क्वेश्चन है। इस अधिनियम में न्यायालय द्वारा संज्ञान का उपबंध किस धारा में है? 6 में, 7 में, 8 में या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसकी अभी हमने चर्चा की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं में प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 कुल के संबंध में क्या सही है? इसमें कुल धारा 10 और एक अनुसूची है। कुल धारा 10, कुल धारा 11, एक अनुसूची। और दोस्तों मैंने बताया था आपको ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पूछा भी जा चुका है। तो इसमें दोस्तों कुल धारा 11 है और उसमें कोई अनुसूची नहीं है, सिर्फ 11 धाराओं में से बांटा गया है। ठीक, छोटा अध्याय है, ये छोटा एक्ट है हमारा, ये याद रखिएगा। कुल 11 धाराएँ हैं। ठीक है, इतने जो क्वेश्चन हमें 2 देखने को मिले, हो सकता है आगे और देखने को मिले, हम चर्चा करेंगे। इस अधिनियम में अधिकतम शासित कितनी है? 500, 5000, 50,000, 5 लाख। दोस्तों इसमें न्यूनतम शासित 500 से लेकर जो है वो 5,000 रुपये तक है। अधिकतम क्या है? 5,000। तो सही ऑप्शन बी होगा, 5,000 रुपये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 बात करता है कि अधिनियम के अनुसार विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील का क्या आधार होता है? केवल तथ्य के आधार पर होती है या विधि के आधार पर? या ए और बी, या ए और बी, ए या बी या ए और बी। तो 257 का सही ऑप्शन हमारा डी, ए और बी दोनों, केवल विधि और तथ्य दोनों के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 58 पर भी चलिए।
अधिनियम में विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति होते हैं। कौन व्यक्ति होते हैं जो संचालित करते हैं? तो दोस्तों ये लोक अभियोजक होते हैं। 4 ऑप्शन हैं, विशेष लोक अभियोजक, अपर या सहायक, और लोक या अपर लोक। तो दोस्तों सही ऑप्शन है लोक अभियोजक यहाँ पर संचालित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990। अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट इनमें से क्या करने के लिए प्राधिकृत है? साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए भी है, एक पक्षी कार्रवाई करने के लिए भी, और स्पष्टीकरण देने के लिए भी। इसलिए सही ऑप्शन डी है सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60वां क्वेश्चन। इस अधिनियम के अंतर्गत अपील किसको होती है? राज्य सरकार को, राज्य सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी को, आयुक्त को, राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी को। ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार को होती है। कोरोना को रोकने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत कोई आदेश किस धारा में पारित किया जा सकता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन देखा जा रहा है राज्य सुरक्षा से। और कोरोना काल जो कि आप जानते हैं, कौन नहीं जानता, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, पूरी दुनिया में इन्हें तहलका मचा रखा था। और ये धारा इसलिए आईएमपी हो जाती है क्योंकि ये कोरोना काल अभी हाल ही में चल रहा है टीकाकरण से रोकने के लिए। ठीक है, तो किस धारा में से आदेश दिए जाते हैं? 3, 4, 5, 6। तो 61 का सही ऑप्शन दोस्तों सी धारा 5 के अधीन आदेश दिए जाते हैं, आदेश पारित किया जा सकता है। किस धारा के तहत दोस्तों? 5। इस तारीख धारा को याद रखिएगा, धारा 5 याद रखिएगा, महत्वपूर्ण धारा हो सकती है आने वाले एग्जाम के लिए। आबकारी अधिनियम 1915। इस अधिनियम में अधिनियमितों की प्रवृत्ति के संबंध में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें सागर सीमा एक्ट शामिल है, ट्रैफिक एक्ट शामिल नहीं है, कैंटोनमेंट एक्ट भी शामिल है, और इंडियन ट्रैफिक एक्ट भी शामिल है। सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ट्रैफिक एक्ट 1899। आइए क्वेश्चन नंबर 63। इस अधिनियम में मदिरा की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सी चीज़ आती है और कौन सी नहीं आती है? तो नहीं आती है बतानी है। मादक औषधि इसमें नहीं आती है, मादक मदिरा आती है, बियर भी आती है, और शराब भी आती है। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा औषधि, मादक औषधि आएगी, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। आइए अधिनियम की धारा 18 में विनिर्माण आदि के अधिकार का पट्टा मंजूर करने की शक्ति के अधीक्षक पट्टा का अर्थ पट्टे की अवधि होगी। तो जो पट्टे की अवधि है वो 18 में कितनी है? कम से कम 3 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष, या जितनी उचित समझे, तो जितनी उचित समझे उतनी यहाँ पर निर्धारित होगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए SC/ST एक्ट को देखते हैं 1989 का। अधिनियम में किस धारा में अत्याचार क्षेत्र घोषित किया जाता है? अत्याचार क्षेत्र किस धारा के अधीन घोषित किया जाता है? धारा 16 सामूहिक जुर्माने के बारे में बात करती है। ठीक है, 16 है नहीं। 17 बात करती है ठीक नियोजन के बारे में, और अत्याचार क्षेत्र घोषित करने के बारे में। तो सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी धारा 17 सही होगा। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि परिभाषा खंड के अनुसार सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत इसका बहिष्कार किया जाता है? रूढ़िगत प्रथा का, रूढ़िगत रिवाज का, रूढ़िगत सेवा का, रूढ़िगत भेदभाव का। तो सही ऑप्शन रूढ़िगत सेवा का बहिष्कार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 66 का सी सही होगा। आइए 67 अधिनियम के नियम से राहत राशि के अंतर्गत यदि अपराध जल को दूषित या गंदा करना है तो विनिर्दिष्ट राशि किसके पास जमा की जाएगी? ठीक है, तो राज्य सरकार को, कलेक्टर को, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट। तो सही ऑप्शन दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाएगी, जिला मजिस्ट्रेट सही ऑप्शन होगा। आइए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम देखते हैं 1988। इस अधिनियम में संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किस धारा में है? 15, 16, 5, 6। तो धारा 6 के अधीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा यदि वो सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो। सही है। अपर सत्र न्यायाधीश हो, ये भी सही है। सत्र न्यायाधीश हो या रहा, ये भी सही है। दोस्तों यदि वो सत्र न्यायाधीश है या रहा है, अपर सत्र न्यायाधीश है या रहा है, सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो,
तो सभी ऑप्शन सही हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। आइए 70वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम की धारा 20 में अवधारणा की जाती है। अधिनियम की धारा 20 में अवधारणा की जाती है कि उसकी प्रकृति कैसी होगी? खंडनीय है, अखंडनीय है, न्यायालय की अनुमति से पश्चात खंडनीय है या उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों ये खंडनीय है। बी ऑप्शन सही होगा, ये खंडनीय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आयुध शस्त्र अधिनियम 1959 में अधिनियम में प्राप्त आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्रों के रूप में प्रकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत है। ठीक है, ये हो गया हमारा खंडनीय हो गया, याद रखिएगा। और अब बात करते हैं तो क्या अभिप्रेत है? आयुध, अग्नायुध, गोला बारूद, प्रतिसिद्ध आयुध। तो दोस्तों सही ऑप्शन आयुध अभिप्रेत है। अधिनियम की धारा 3 में किसके संबंध में अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती? आयुध में, अग्नायुध के लिए, गोला बारूद के लिए, ये सभी के लिए। तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन नंबर ए, आयुध के लिए नहीं। ठीक है, 71 और 72 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73। अधिनियम में गुप्त उल्लंघन करने पर अधिकतम सजा कितनी होती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास। दोस्तों यहाँ पर होती है आजीवन 10 वर्ष का कारावास। ऑप्शन सी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? 17 जून 2012, 18 जून 2012, 19 जून 2012, 20 जून 2012। तो 19 जून 2012 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए 19 जून 2012 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। अधिनियम में बालक संबंधी अश्लील साहित्य, चाइल्ड पोर्नोग्राफी किससे संबंधित धारा है? वो किस धारा है? धारा 2(1) BA, धारा 2(1) CA, धारा 2(1) DA, धारा 2(1) EA। सही ऑप्शन धारा 2(1) DA। अधिनियम में कब से विचारण पूरा करने का दिशा निर्देश है? कब से निर्देश? अपराध की जानकारी से, अपराध होने की तिथि से, अपराध के संज्ञान लेने से, FIR दर्ज होने से। तो दोस्तों सही ऑप्शन सी, अपराध के संज्ञान लेने से। अपराध के संज्ञान लेने से ये ठीक है पूरा करने का दिशा निर्देश है। आइए किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 को देखेंगे। फिर पूछा गया दोस्तों इस अधिनियम में सही प्रारूप क्या है, कुल कितने अध्याय धाराएं हैं? तो देखो 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले दोस्तों, याद रखिएगा सभी में हमको याद करना है। 3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमें ठीक है समझ गए होंगे आप कितना महत्वपूर्ण होगा। और नेगेटिव मार्किंग है तो कुल अध्याय 9 धारा 111, कुल अध्याय 10 धारा 112, कुल अध्याय 10 धारा 112, कुल अध्याय 11 और कुल अध्याय 11 और धारा 112। 77 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा सी, कुल अध्याय 10 और धारा 112 है। आइए 78 देखते हैं। अधिनियम में बाल देख रेख संस्था जब रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करती है तो राज्य सरकार की अधिकतम कितनी अवधि का अंतिम रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगी? 2 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह। इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी, 6 माह का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 60 के अनुसार अंतर्देशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत यदि विदेश में रहने वाला कोई नातेदार जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है तो उसे आदेश प्राप्त करेगा प्राधिकरण से, बोर्ड से या जिला मजिस्ट्रेट से या केंद्र सरकार से। तो वो करेगा दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करेगा, जिला मजिस्ट्रेट से। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू हुआ? 1 नवंबर 2007, 1 सितंबर 2007, 1 अक्टूबर 2007 या 1 दिसंबर 2007। सही ऑप्शन दोस्तों 1 नवंबर 2007 से। ठीक है, 1 नवंबर तारीख महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि 1 नवंबर को 1956 को दोस्तों क्या हुआ था, हमारा मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर को ही।
ठीक है, याद रखिएगा बाल प्रतिशत अधिनियम भी 1 नवंबर को ही लागू हुआ, 2007 से हुआ और वो 1956 में हुआ है नहीं। पुनर्गठन की बात करें तो वो भी 1 नवंबर 2000 को। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धारा के अधीन अनुतोष प्राप्त करने की प्रयोजन से जिला न्यायालय में अर्जी पेश की जाती है? धारा 5, 6, 7 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर धारा 5। अधिनियम की किस धारा में स्पष्ट प्रावधान है कि स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी? स्त्री कारावास से दंडनीय नहीं होगी। धारा 8, 9, 10 या 11। और धारा 11 इस बारे में प्रावधान करती है, धारा 11। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4वां, और ये भी सही वही बात करता है। तो दोस्तों अभी तक के हमको 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो सीधे अध्याय और धाराएं पूछी गई हैं। कुल अध्याय 12, धारा 90 धारा और 1 अनुसूची है। कुल 12 अध्याय, 90 धारा, 2 अनुसूची हैं। 13 अध्याय, 90 धारा, 1 अनुसूची है। और 13 अध्याय, 90 धारा और 2 अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 अध्याय और 90 धारा और 2 अनुसूची इसमें है, तो इसका तीसरा सही होगा। दोस्तों 4 क्वेश्चन हमको यहाँ पर 12 नंबर के देखने को मिले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम में न्याय निर्णायक अधिकारी अपनी अधिकारिता का प्रयोग क्षति या नुकसानी के लिए दावे में करेगा 5 करोड़ से कम, 5 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ तक, 3 करोड़ से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 5 करोड़ तक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अधिनियम में एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड किस धारा में दिया गया है? 66C, 66E, 66F, 66B, 66E में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का क्वेश्चन नंबर 86 बात करता है। इस अधिनियम में बालक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो, 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो या 16 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो। सही ऑप्शन दोस्तों सी होगा, 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं किया हो ऐसा व्यक्ति बालक समझा जाएगा अनैतिक व्यापार के अधिनियम के अनुसार। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 87। धारा 4 में वेश्यावृत्ति के उपरजनों के लिए जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जाना उपबंधित है? 3 वर्ष से कम नहीं होगा, 5 वर्ष से कम नहीं होगा, 7 वर्ष से कम नहीं और जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन निर्वाह के लिए ऐसा कार्य करता है तो न्यूनतम सजा जो है वो दोस्तों वो है 7 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंडनीय किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। आइए 88 अधिनियम की किस धारा में व्यक्ति को छुड़ाना दिया गया है? धारा पूछी गई है सीधी, तो धारा इसमें सही ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों धारा 15, 16, 17, 18, धारा 16 इस बारे में बात करती है व्यक्ति के छुड़ाने के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्वेश्चन नंबर 99। ये अधिनियम किस दिनांक को अधिनियमित किया गया? 12 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, 15 जून 2005 या 15 अक्टूबर 2005। तो 89 का सही ऑप्शन दोस्तों सी, 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 90। अधिनियम में शास्ति मतलब पेनल्टी से संबंधित धारा कौन सी है? किस धारा में पेनल्टी के बारे में बताया गया है? 18, 19, 20, 21। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन धारा 20 पेनल्टीज के बारे में बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम में अपील को 15 दिन की विस्तारित करने का प्रावधान दिया गया है। 15 दिन का विस्तारित करने का प्रावधान दिया गया है। इसका संबंध किससे नहीं है? प्रथम अपील का अधिकारी से नहीं है, द्वितीय अपील अधिकारी से नहीं है, पर व्यक्ति द्वारा अपील से नहीं है या उपरोक्त सभी से संबंधित है। तो 91 का सही ऑप्शन बी होगा, द्वितीय अपील अधिकारी से नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट को एक्ट पर चलते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्वेश्चन नंबर 92। परिभाषा खंड में मानव अधिकार को बताया गया है। 2D, 2E, 2DA, 2F। तो मानव अधिकार को बताया गया है दोस्तों 2D में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी है? दोस्तों इसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन के बाद अब जो पदावधि रह गई है वो 2, 3, 5 जो विहित की जाए
दोस्तों सही ऑप्शन बी। अब इसकी अवधि जो है वो 3 वर्ष है। ठीक है, इसकी अवधि अब कितनी है, 3 वर्ष है। पहले 5, अब 3 वर्ष रहेगी। 3 वर्ष और 70 वर्ष तक जो भी पहले हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की किस धारा में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है? 29, 30, 31, 32। दोस्तों 30 विशेष न्यायालय के बारे में और 31 विशेष लोक अभियोजक के बारे में बात करता है। सही ऑप्शन होगा 31, सी ऑप्शन सही होगा। धारा 31 के अधीन विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं का शिष्यरोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 95 क्वेश्चन बात करता है कि कंपनियों द्वारा अपराध होने की दशा में किसको सामान्यतः दंडित किया जाता है? दोस्तों जो कंपनी का उत्तरदायित्व होता है, जब भारसाधक होता है, उसको दंडित किया जाता है। कंपनी के कारोबार का संचालन करने के लिए उत्तरदायी था, जो कंपनी के कारोबार का संचालन करने के लिए भारसाधक था। दोस्तों ए या बी, या ए और बी दोनों, ठीक है, जो भी होगा ए और बी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 96 देखिए, अधिनियम की धारा 4 किसके संबंध में प्रतिषेध नहीं करती है? पट्टे, बंधक, भार। तो उपरोक्त सभी के संबंध में नहीं करती है। सी डी क्वेश्चन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों हमारे अध्याय और आखिरी एक बचा है 97 से 100 तक देखेंगे। मोटरयान अधिनियम 1988। अधिनियम के अनुसार पास या टिकट के बिना यात्रा करना निम्न में जुर्माने से दंडनीय अपराध है। 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। 97 का सही ऑप्शन दोस्तों सी 500 रुपये से। उड़ान में अनधिकृत हस्तक्षेप दंडनीय अपराध है। 200, 300, 500, 1000। दोस्तों 1000 रुपये से दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99। अधिनियम में मोटरयान को कहाँ परिभाषित किया गया है? 226, 227, 228, 229। तो मोटरयान को धारा 228 में बताया गया है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए। यदि परमिट उत्तराधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो वह कितनी अवधि तक परमिट का उपयोग कर सकेगा? यदि किसी को उत्तराधिकारी के रूप में परमिट मिलता है तो वह उसका उपयोग कर सकता है कितनी अवधि तक? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो उसका सही ऑप्शन दोस्तों 3 माह तक। सही ऑप्शन होगा 3 माह। और ये हमारे लास्ट 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अभी तक किसी ने कमेंट करके ये नहीं बताया कि उनके क्वेश्चन 100 में से कितने सही हो रहे हैं और 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिन किसी भी स्टूडेंट के यदि 60+ क्वेश्चन लॉ में हैं और 7 या माध्य हम बात करें 50 नंबर में से ठीक है 32+ क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे खासे तैयारी आपकी है, अच्छे खासे आप यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और यदि इससे कम है तो थोड़ा सा आपको मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आइए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को देखते हैं। भोपाल की पहली महिला शासिका कौन थी? भोपाल राज्य दोस्तों हमारा, इसकी पहली महिला शासिका कौन थी? बेगम शाहजहां, बेगम फतेह बीबी, बेगम सुल्तान जहान, बेगम गौहर कुसिया। दोस्तों इसकी पहली शासिका बनी थी बेगम गौहर कुदसिया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मध्य प्रदेश के मांडू आया था? क्लाइड, टॉमस रो, क्लाइव, लॉर्ड एस्टर। दोस्तों वो इंग्लैंड का जो दूत था वो था टॉमस रो। टॉमस रो जो था दोस्तों जहांगीर के पीछे मध्य प्रदेश के मांडू कौन आया था? टॉमस रो आया था। याद रखिएगा टॉमस रो। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झावा नरसंहार, अमजहरा नरसंहार, चंदन पादुका नरसंहार या मंडला नरसंहार। इसका सही ऑप्शन दोस्तों चरण पादुका नरसंहार 14 जनवरी को ये घटना हुई थी और इसे जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। छतरपुर जिले में स्थित दोस्तों ये स्थान चरण पादुका नरसंहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने पर मध्य प्रदेश के जबलपुर से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो शुरुआत की थी दोस्तों सभी ने अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए 105। मध्य प्रदेश में समुद्री मछली पालन की संभावना नहीं है। समुद्र बहुत दूर है, इस कारण तटवर्ती राज्य से घिरा हुआ है, इस कारण भूमिगत सीमा से घिरा है, इस कारण ए और सी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 105 का सी, भूमिगत सीमा से घिरा हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश जो है अपने चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश किससे? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इससे किसी की सीमा नहीं लगती तटवर्ती या कोई अंतर्राष्ट्रीय या कोई राज्य सीमा, जैसे कि हम बात करें समुद्री सीमा नहीं लगती इस राज्य। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पर मछली पालन नहीं होता। क्या कारण है? भूमिगत सीमा से घिरा हुआ है। ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी पहाड़ियों की खोज किसने की थी? जेम्स जॉर्डन, जेम्स फिपिस, जेम्स फारसित, जेम्स फ्रांसिस। इसका सही ऑप्शन दोस्तों जैन फारसित ने पंचमढ़ी पहाड़ियों की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सिद्ध बाबा, ये बुंदेलखंड की है, राला मंडल और सिगार चोटी। इनमें से कोई नहीं, तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी हमारी है सिगार चोटी। ऑप्शन नंबर सी, सिगार चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य प्रदेश में महर के निकट तमसा कुंड नामक जलाशय किस नदी पर है? केन नदी पर, टोंस नदी पर, सोन नदी पर, माही नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों टोंस नदी। गिवर ऑफ प्लेजर किस नदी के नाम का अर्थ है? बेतवा, ताप्ती, माही, नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी। आइए 110। पेहसाहारी बांध कहाँ स्थित है? ग्वालियर, मंदसौर, विदिशा, धार। इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश से किस स्थान पर 2 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? महू, ममरकंटक, भेड़ाघाट, खरगोन। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ममरकंटक। यहाँ पर दोस्तों नर्मदा और सोन, रिहंद और जोहिला नदी जैसे नामों का निर्माण होता है। ठीक है, 4 नदियों का, जिसमें 2 नदी से 2 किलोमीटर के अंदर होता है। सही ऑप्शन है अमरकंटक, जहाँ से सबसे प्रमुख नदी नर्मदा नदी निकलती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए भेड़क, ठीक है, भ्रंश घाटी में होते हुए जो पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आइए खंबाती खाड़ी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? अरबी से भाषा से, स्पेनिश से, हिंदी से, आंग्ल भाषा से। सही ऑप्शन दोस्तों मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा से है, अरबी भाषा। आइए मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1936, 1942, 1947, 1956। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 1947 को। मध्य प्रदेश का कृषि या अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, रतलाम, मंदसौर। इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी भोपाल में। किस महीने रबी फसल बुआई होती है? दोस्तों मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। सही ऑप्शन दोस्तों अक्टूबर, नवंबर। अभी हाल ही में रबी फसल बोई जा रही है। इसके अंतर्गत को क्या क्या बोया जाएगा? तो गेहूँ, चना, ज़्यादा क्या प्रमुख फसल है ये। आइए साइल टू सिल्क मध्य प्रदेश सरकार के किस संगठन के कार्यक्रम का नाम है? रेशम विपणन संघ, रेशम उत्पादन निदेशालय, कुटीर उद्योग निदेशालय, केंद्रीय रेशम बोर्ड। सही ऑप्शन दोस्तों रेशम उत्पादन निदेशालय। ऑप्शन नंबर बी। एक 117। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है? ब्रेडसी, ब्रेडवीट, अन्नपूर्णा, साबरमती, डूरम। सही सबसे अच्छा गेहूँ दोस्तों माना जाता है साबरमती। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में किस वर्ष बनाया गया था? तो 1953, 54, 55, 56,
दोस्तों ये बनाया गया था कान्हा-किसली 1955 को, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस भागों से मिलकर बना है? महाराष्ट्र के नागपुर, मध्य प्रदेश के सिवनी, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सभी से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर डी। देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? खिवनी अभ्यारण्य दोस्तों हमारा देवास में, ठीक है। जोरहट, खेआवनी, हिरण देवसी, ठीक है दोस्तों, खिवनी है, ये खिवनी अभ्यारण्य है देवास में। ऑप्शन बी। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? पेंच, कान्हा-किसली, बांधवगढ़ या पालपुर कोनो अभ्यारण्य? इसका सही ऑप्शन दोस्तों पालपुर कोनो अभ्यारण्य। बाणसागर जल विद्युत परियोजना में कौन सहभागी राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, बिहार भी है, सभी सहभागी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डी सही होगा। 123 देखिए, मध्य प्रदेश का रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है? इटारसी, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में है। और छिंदवाड़ा में पातालकोट किस जनजाति का निवास स्थान है? गोंड और भरिया, खासी और गारो, सहरिया और कोरकू। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसका होगा गोंड और भरिया। छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजाति निवास करती है, वो गोंड और भरिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में रेलवे विभाग का डीजल लोको शेड कहाँ पर स्थित है? रेलवे विभाग का डीजल लोको शेड कहाँ पर स्थित है? इटारसी, कटनी, भोपाल, ग्वालियर। इसका सही ऑप्शन दोस्तों कटनी में स्थित है, कटनी में स्थित है। आइए 126वां देखते हैं, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र किस भाषा का था? तो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र दोस्तों हमारा उर्दू भाषा में संपादित किया गया था, उर्दू भाषा में। 126 का सी। आइए तेंदुलकर फार्मूले किस से संबंधित हैं? मुख्यतः पंचवर्षीय योजना से, मुख्यतः योजना मंडल से, मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या से, मुख्यतः मध्य प्रदेश की खेल योजनाओं से। 127 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा है मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी को मालूम होगा, बाल विकास, उद्योग, महिला विकास, कृषि। सही ऑप्शन दोस्तों कृषि है, कृषि से संबंधित है और सभी किसान यहाँ पर अधिकतर हैं मध्य प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन मालूम होगा। मध्य प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, पत्रकारिता, समाज सेवा, संगीत। दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार संबंधित है पत्रकारिता से। आइए 130, मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफा दोस्तों खंडवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खंडवा में स्थित है। मध्य प्रदेश में मुमताज की कब्र कहाँ पर है? काफ़ी फेमस एरिया, चंदेरी, बुरहानपुर, मांडू, खरगोन। दोस्तों बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक क्रिकेट टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 16 विकेट लिए थे नरेंद्र हिरवानी ने, जो मध्य प्रदेश के हैं। और इन्होंने जो खिलाफ लिए थे वो था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान याद रखिएगा, इसका वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने हिरवानी जी ने क्या किया था भैया, 16 विकेट लिए थे, जो कि इतिहास में अभी तक चलता आ रहा है और चलता रहेगा। और याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश से थे इसलिए स्पेशल है। मध्य प्रदेश में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी जी को किस वर्ष भारत रत्न से नवाजा गया? 2014, 13, 12, 15। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2014 में ही इनको काय से नवाजा गया था भैया, भारत रत्न से नवाजा गया था। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के जबल ग्वालियर से हैं, ये भी मध्य प्रदेश से हैं, याद रखिएगा महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ अवस्थित है? भोपाल में, विदिशा, बुरहानपुर, धार। इसका सही ऑप्शन दोस्तों भोपाल में। और भोपाल में ही सबसे बड़ी मस्जिद, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है ताजुल मस्जिद, ठीक है, बैठक क्षमता में ताजुल मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों एशिया की, भोपाल में ही, याद रखिएगा, ठीक है। 2 पॉइंट आइए, मध्य प्रदेश किस स्थान में महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की स्मृति में देश के पहला शहीद मंदिर बनाया गया? भिंड, मुरैना, शिवपुर, गुना। इसको 35 का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा मुरैना में
फिर उत्तरी जिला मुरैना में क्या बनाया गया, ब्राह्मण सिंह बिस्मिल की स्मृति में देश का पहला शहीद मंदिर बनाया गया, याद रखिएगा मुरैना को। आइए ये हुए हमारे कंप्लीट। आइए दोस्तों अब देखते हैं भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। हर वर्ष 29 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मातृ दिवस, पितृ दिवस, पर्यावरण दिवस और राष्ट्रीय खेल दिवस। दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। आइए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश को किन को नियुक्त किया गया है? दोस्तों यहाँ न्यायाधीश की बात की गई है, मुख्य न्यायाधीश की नहीं। तो अमित प्रजापति, प्रणय वर्मा, प्रणय सिंह, प्रणय यादव। सही ऑप्शन दोस्तों बी, प्रणय वर्मा जी को, प्रणय वर्मा जी को बनाया गया है नियुक्त न्यायाधीश। आइए 2021 में जारी वैश्विक निर्माण जोखिम सूचांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा, छठा। दोस्तों मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है, याद रखिएगा 2021 की रिपोर्ट में इसको दूसरा स्थान मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139। कौन NBA जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? अशोक सिंह, विनोद ठाकुर, प्रिंसिपाल सिंह या अजीत ठाकुर। 139 का सही ऑप्शन दोस्तों प्रिंसिपाल सिंह, ठीक है, भारतीय बने। आइए 140 देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का क्या नाम रखा है? अटल मार्ग, सुभाष मार्ग, सुषमा मार्ग, लाल कृष्ण मार्ग, कल्याण सिंह मार्ग। दोस्तों अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, कल्याण सिंह, और इनका हाल ही में निधन भी हुआ है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और इन्हीं के नाम पर इस सड़क का नाम रखा गया है कल्याण सिंह मार्ग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट बनाया है? IIT उत्तर प्रदेश, IIT मध्य प्रदेश, IIT मद्रास और IIT दिल्ली। तो IIT मद्रास, सही ऑप्शन सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 142। हाल ही में किस राज्य में भारत में सबसे ऊंचा 11,000 फीट हर्बल पार्क बना है? ये किस राज्य में बना है? याद रखिएगा 11,000 फीट का हर्बल पार्क बना है दोस्तों, जो भारत का सबसे ऊंचा है। मद्रास, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। सही ऑप्शन दोस्तों उत्तराखंड राज्य में 11,000 फीट सबसे हर्बल ऊंचा पार्क बना है, याद रखिएगा उत्तराखंड को। आइए 143 किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के छात्र छात्राओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है? सभी को पता होगा, मामा जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। भारत के राज्य में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना की शुरुआत हुई थी? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो सबसे बड़ी दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। 144 का सही ऑप्शन है सी, आंध्र प्रदेश। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? अभी हमने चर्चा करी दोस्तों, किस मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, कहाँ के रहे हुए हैं? तो वो उत्तर प्रदेश के रहे हुए हैं। इसके नाम पर ही क्या रखा गया? कल्याण सिंह के नाम पर ही राम मंदिर रास्ते का नाम, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समसामयिक घटना में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय किस देश ने जनवरी 2021 में मृत्युदंड की सजा को अपने देश में समाप्त कर दिया? ऐसा कौन सा देश है भैया जिसने अपने देश में क्या करा, मृत्युदंड की सजा को खत्म कर दिया? ईरान, सऊदी अरब, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो दोस्तों वो है हमारा देश कजाकिस्तान, जिसने सऊदी अरब में जिसने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया, कजाकिस्तान ने 21 में। किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम जुरोंग रखा है? चीन, जापान, फ्रांस, रूस। इसका सही ऑप्शन दोस्तों चीन ने रखा है। क्या जुरोंग नाम रखा है चीन ने। और वो पहला देश कौन सा है जिसने सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति दी है? चालक रहित मतलब बिना ड्राइवर के दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन या चीन। तो वो दोस्तों ब्रिटेन देश है जिसने बिना चालक के कारों की अनुमति दी है, ब्रिटेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए हैं जावेद अहमद, मोईद यूसुफ, आदिल फारूकी या सिराज जमशेद।
इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोईद यूसुफ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस देश के शहर में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया है। मालदीव में खोला गया है, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में। तो दोस्तों भारत का पहला जो है वो खोला गया है मालदीव में। याद रखिएगा, मालदीव देश को भी दूतावास खोला गया भारत का पहला वाणिज्यिक। ठीक है दोस्तों, ये 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको 150 में से 110 प्लस हो रहे हैं या नहीं। मिनिमम इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आप सुरक्षित जोन में हैं, वरना आप एग्ज़ाम के थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है अभी लास्ट 20 दिन में। याद रखना जो तथ्य को देखते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए चीफ जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। 1/1/21 को भारत ने निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है, इसका नाम न्यूमोसिल है। और भारत के 24वें मुख्य न्याय आयुक्त बने हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, इन फैक्टों को भी याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, हमारे 750 प्लस 150, ठीक है, 800-900 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।